अल्लाहु 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 अल्लाहु। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला। हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। और मुझे न देख करीमी पे रख नजर अपनी, मुझे न देख करीमी पे रख नजर अपनी। गुनाहगार हुए मेरे पालने वाले, गिरा हूँ जो तो मोहम्मद का नाम है लब पर। संभाल दोनों जहां के संभालने वाले। अल्लाहु 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 अल्लाहु। और अपने माबूद से उम्मीद लगाए रखना, अपने माबूद से उम्मीद लगाए रखना। वही सुनता है सदा हाथ उठाए रखना। अपने बंदों से मोहब्बत तो सिफत है उसकी, वरना मुझ जैसे गुनाहगार पे साए रखना। कुछ भी दामन में नहीं नाम मोहम्मद के सिवा, मेरे माबूद मेरी बात बनाए रखना। अल्लाहु 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 अल्लाहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहेंगे आपको नया दिन रमज़ान स्पेशल में। मैं हूँ महक असलम और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। 13वां रोज़ा आप सबको मुबारक हो। आज का हमारा मौजू है इस्लाम में ख़ातीन का मकाम व मर्तबा, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा आलमगीर मज़हब है जिसने आलम इंसानियत से जुल्म के अंधेरों और जहालत का ख़ात्मा करके अदल इंसाफ का बोलबाला कर दिया। और औरत जो कि उस दौरे जहालत के वक्त मज़लूम तबका थी, कोई इज़्ज़त नहीं थी, इस्लाम ने उसे इतना ऊंचा मकाम दे दिया कि जन्नत उनके कदमों के नीचे रख दी। तमाम मज़हबों में इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने औरतों को आला मकाम दिया। औरत को माँ, बहन, बेटी, बीवी की हैसियत से उसकी खोई हुई इज़्ज़त और एहतराम दोबारा से दिलवा दिया। यानी औरत को वो मर्तबा दिया जो कि किसी और मज़हब ने नहीं दिया। हमारे मज़हब ने बताया कि औरत है तो कायनात में रंग है। इस हवाले से हदीस पाक में शेयर करना चाहूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 3 बेटियों की परवरिश की, फिर उनको अदब सिखाया और उनकी शादी की और उनके साथ अच्छा सलूक किया, तो उसके लिए जन्नत है। अब आप ये सोचें कि बेटियों की परवरिश करना, उन्हें तालीम दिलवाना, उनकी इज़्ज़त करना, उनके साथ अदब से पेश आना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम तो फैसल ये पढ़ते आए हैं, हमें पढ़ाया गया बचपन से कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी जब कमरे में दाखिल होती थी तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निशित से उठ जाते थे और निशित से उठ के जो है उन्हें वेलकम करते थे। तो अब आप ये सोचें कि हमारा जो मौजूदा मुआशरा है
उसको अगर हम कंपेयर करें तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मिस हैं फैसल? बेशक, और ये इसके साथ साथ ये भी है महक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिसने 2 बेटियों की भी परवरिश और शादी की वो मेरे साथ ऐसे खड़ा हो गए जैसे 2 उंगलियां जुड़ के। तो देखिए इतनी फजीलत है। सोचे महक, अगर हम थोड़ी सी मंजर निगारी करें कि एक ऐसा दौर जहालत के जिस वक्त खुदा ताला की तरफ से रहमत को भेजा जा रहा था, तो जो उस वक्त के लोग होते थे ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। वो नन्ही सिसकियाँ जो हैं वो दफन हो जाया करती थी मट्टी में। लेकिन फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहाँ के आका और रहती इंसानियत के लिए शफाअत का बाइस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इस्लाम जो है मज़हब लेकर आए। और उन्होंने ये बताया कि ये जो औरत है, ये जो बेटी है, ये औरत अगर माँ है तो उसके पैर तले जन्नत है, और अगर ये बेटी है तो ये रहमत है। और यकीन जानिए महक, जब लोग जो थके हारे दफ्तर से घर जाते हैं पूरे दिन के थके हुए, और जब वो बेटियां छोटी वो जब किलकारियां मारती हुई जब भागती हुई आती हैं, सारे दिन की थकन जो है वो ख़त्म हो जाती है। यूं ही तो रहमत नहीं कह दिया गया है। और अगर वो आपकी बहन है तो यकीन करें उससे ज़्यादा वफादार कोई भी नहीं है। यानी औरत का हर रूप काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। और हमारा मुआशरा ऐसा मुआशरा है, हमारा दीन ऐसा दीन है जिसने औरतों को इतनी इज़्ज़त दी है कि हम फ़ख्रिया तौर पे कह सकते हैं कि हम दीन इस्लाम से हैं, हम पाकिस्तान की बेटी हैं। और ऐसी बहुत सारी बेटियां जो कि हमें इस वक्त देख रही हैं, सुन रही हैं, मेरा उन्हें सलाम, क्योंकि वो काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद हैं और हमारी खूबसूरत नात ख़्वान भी मौजूद हैं। आपा, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करती हूँ। औरतों का इस्लाम में मकाम, मुझे लगता है मुझे लफ्ज़ों में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मिसालें भी देखी हमारे प्यारे नबी के दौर में और हमने जो है उसके बाद भी ये सिलसिला देखा। अगर मैं ये कहूँ कि औरत के हुकूक के हवाले से जो अभी का हमारा मुआशरा है कि जिसे सल्ब कर लिया जाता है या वो हुकूक दिए नहीं जाते, जानते बूझते हुए भी किसी भी तौर पे अगर हुकूक को हम देखें, वो हुकूक अगर नहीं मिलते, तो क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए और माह रमज़ान मुबारक में भी यौम जुम्मा की मुबारकबाद पेश करते हुए और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बरकत का, रहमत का, बख्शिश का, मग़फ़िरत का, फ़लाह का, निजात का महीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। और बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। आज आपका मौजू बड़ा खूबसूरत है इसलिए कि ख़वातीन के हुकूक़ पर बात हो रही है। मुझे याद है कि मैं बहुत साल पहले एक मरतबा एक मकाम पर कुछ प्रोग्राम्स होस्ट कर रही थी। मुख्तसर से प्रोग्राम थे रमज़ान के हवाले से और उसके उन्वानात भी बहुत आम फहम थे, जैसे आम तौर पर हुआ करते हैं कि रमज़ान और महंगाई, रमज़ान और इसराफ़। तो उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग आए थे, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए थे। अच्छा, मैं बड़ी हैरत ज़दा थी इस बात पर कि वो जो तमाम अफराद जिनमें मर्द भी थे, औरतें भी थीं और मुख्तलिफ़ जहन से उनके मुख्तलिफ़ जहन थे, वो तमाम के तमाम एक बात पर मुत्तफ़िक़ अलह थे कि ये औरत ही ज़िम्मेदार है सब कुछ, ये औरत ही की वजह से है। लेकिन उस प्रोग्राम में एक माहिर नफ्सियात भी थी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि दर हकीकत इस औरत को भटकाया मर्द ने है। अब जब मर्द ने भटकाया लिहाजा ये औरत उधर चली गई और ये दुनिया का तरीक़ा है कि जो किसी दूसरे के लिए गड़ा खोदता है उस कब्र में खुद गिरता है। तो अब आज मर्द बड़ी शिकायतें करते नज़र आते हैं कि जी औरत ने ये कर दिया, औरत ने वो कर दिया। दर हकीकत मर्द ने औरत को ये बताया। काश कोई मर्द औरत को ये बताता कि हमने उसकी खूबसूरती का तस्करा किया, उसके गालों का तस्करा किया, उसकी आँखों का तस्करा किया, उसके रुखसारों का तस्करा किया, उसकी जुल्फ़ों का तस्करा किया। काश को ये बताता कि औरत की जुर्रत, औरत की हिम्मत, औरत के इस्तक़लाल, औरत की बहादुरी, औरत की वफ़ाशारी, औरत का ईसार इतना अज़मत का हामिल है कि उस वजह से औरत को इतना बुलंद मकाम और मर्तबा मिलता है। मैं देखती हूँ कि आज के दौर में मैं उन नारों पर हरगिज़ नहीं जाती जो कि विमेन मार्च के हवाले से ख़वातीन अपने हुकूक़ मांगने के लिए उन नारों को इस्तेमाल करती है। मैं कहती हूँ दर हकीकत औरत को जितना मकाम, जितना मर्तबा इस्लाम ने दिया है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उतना कोई और दे ही नहीं सकता। यही वजह है कि वो औरत जो कि कभी टर्की में हैवानों की सफ़ में खड़ी नज़र आती है, कभी अरब की सरज़मीन पर पैदा होते ही ज़िंदा दफन की जाती है, कभी हिंदुस्तान की रस्म सत्ती की बेरहमाना रस्म की भेंट चढ़ती है, उस औरत के लिए पैगंबर अकरम उठकर खड़े हो जाते थे।
बेटी है, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रिदाए रिसालत को बिछा दिया करते थे। जब किसी सफ़र पर जाते थे तो सबसे आखिर में जाते थे, और जब सफ़र से वापस आते थे तो सबसे पहले दर सैयदा पर आते थे और आकर सलाम किया करते थे कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत नबुव्वत व मादिन रिसालत। आज मुझे और आपको ये तवारीख़, ये बातें, ये वाक़यात क्यों नहीं याद है? अगर हमको याद हो तो यकीनन आज किसी घर में, मैं अभी 2-4 दिन पहले कोई न्यूज़ देख रही थी, मालूम ये हुआ कि किसी माँ ने अपनी बच्ची का गला दबा दिया, किसी बाप ने अपनी बच्ची को गोलियां मार दी। ये क्या तरीक़ा है आखिर? क्या हम लोग मज़हब इस्लाम के पैरोकार नहीं है? क्या हम लोग इस्लाम के नाम लेवा नहीं है? अगर हम इस्लाम के नाम लेवाएं तो हमें बिल्कुल इन वाक़यात की मज़म्मत करनी चाहिए। बिल्कुल। आपा, इस्लाम ने बेटियों को जो है ज़िंदगी का हक़ दिया। अगर हम वहाँ से चलें लेकर, अच्छा इसी बीच जो है वो हमारी एक और जो मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं डॉक्टर शाज़िया इकराम, उन्होंने भी ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं आपसे आपा ये पूछना चाह रहा था, चलिए वहाँ से शुरू करते हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में औरतों के साथ जो सलूक होता रहा, कदीम यूनानी अदवार में भी देखें तो वहाँ भी उसको एक कमोडिटी के तौर पे, फिर वही चीज़ जो है वो मिस्र के बाज़ारों में इस तरह बिकती रही। होते 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 पूरा इर्तिका का मरहला फिर आया 1400 साल पहले, और उसके बाद ये बताया गया कि अगर वो बेटी पैदा हो रही है तो वो बाइस शर्म नहीं है, उसकी रस्मानियत बाइस शर्म नहीं है, वो बाइस फ़ख्र है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उस दौर पे हमारी रोशनी फरमाइएगा, किस तरीके से जो ज़माना अरब था, ज़माना जाहिलियत था, क्या हो रहा था वहाँ पे ख़वातीन के साथ? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम औरत के इर्तिका पर बात करेंगे तो सबसे पहले हमें अवाइल कायनात पर बात करनी होगी, इब्तिदाई आफरीश से बात करनी होगी, इसलिए कि उस वक्त औरत को अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया, हज़रत हव्वा बाबा आदम ये हमारे वालिदैन करार पाए, और औरत की ज़ात को रिवायत शिकन करार दिया गया। इसलिए कि अगर कोई शख्सियत ऐसी है कि वो दानिश असर को मुतासर करे तो वही हस्ती रिवायत में दरायत है, नफ़रत में मोहब्बत का रोशन चिराग है, बगूलों में गुलशन है। अच्छा, उसके बाद दुनिया मादियत की तरफ जैसे जैसे राग़िब होती गई, तो इससे पहले औरत मुतहर भी है, औरत मुक़द्दस भी है, औरत देवी भी है। शेर और अदब के जितने इशारे और इस्तारे हैं लिटरेचर के, वो तमाम के तमाम ज़ात औरत से वाबस्ता हैं। मादर वतन का हसीन तसव्वुर ज़ात औरत से वाबस्ता है, मादर दरसगाह का हसीन तसव्वुर ज़ात औरत से वाबस्ता है। और वो जो भी आपने अपने इंट्रो में कहा कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, ये तमाम तर बातें अपने मकाम पर, मगर जब दुनिया मादियत की तरफ राग़िब हुई तो हम देखते हैं कि वो औरत जो कि कल तक मुक़द्दस मुतहर करार दी गई, आज उस औरत को बुराई की बुनियाद करार दिया जाने लगा, बुराई गुनाह का सरचश्मा करार दिया जाने लगा। अब जब बुराई की बुनियाद और चश्मा करार दिया जाने लगा तो मैं ये देखती हूँ कि हम तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में उस औरत की तहक़ीर देखते हैं, उस औरत की तज़लील देखते हैं। लेकिन जब उस औरत की सूरह नहल में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि तुम लोग याद करो उस वक्त को कि जब तुम्हारे घर में किसी बेटी की विलादत हुआ करती थी तो तुम्हारे चेहरे रंज के मारे सियाह हो जाया करते थे। लेकिन आज के दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक तालीमात पर अमल करते हुए, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम इस्लाम को इतनी बेहतरीन मिसालें दी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर अमल करते हुए आज मेरा दिल यही कहता है कि मेरे जैसे आम घरों में हर बाप अपनी बेटी को सराखों पर बिठाता है। बेशक, और ये तो आपने बात की, मैं ये भी बात करूँगा आपसे आगे चल के कि ज़िंदगी के हक़ से लेके फिर इल्म के हक़ तक भी जो है इस्लाम ने जो है क्या क्या औरतों को दिया। लेकिन मैं कभी ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि माहिरीन सेहत के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के दौरान रोज़ेदार का खाने पीने का निज़ाम यकीनन तब्दील हो जाता है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि सहर और इफ्तार दोनों औकात में आप बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें और ज़्यादा खाने से परहेज़ करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनका हाथ ही नहीं रुकता। इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। लाइक आपने इफ्तार में क्या खाना है और सहर में आपने क्या खाना है, पानी कितना पीना है, और क्या आपने मीठा जो है वो खाना है या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसी पर बात करने के लिए शाज़िया इकराम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जुम्मा मुबारक है। जुम्मा मुबारक, रमज़ान मुबारक। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बड़ा ज़रूरी है, खैर अगर मैं कहूँ स्पेशली ख़वातीन के लिए तो फैसल यकीनन इत्तेफाक नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं मर्दों के लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है
क्या हमें सबसे पहले तो सहरी में क्या खाना चाहिए? क्योंकि होता ये है कि अब अमूमन जैसे मेरे घर में ये है कि रात का सालन है तो ओके ठीक है, रोटियां बना लो, उसके साथ रात के सालन के साथ आप सहरी कर लें। फिर ब्रेड भी आप ले लेते हैं, और इसके अलावा कुछ लोग दलिया पसंद करते हैं, कुछ लोग सिर्फ जो है वो सवैयाँ खा रहे होते हैं, तो क्या खाना चाहिए? राइट। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो बिकॉज़ आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिन लोगों ने रमज़ान में स्मोकिंग बंद की हुई है, ऑब्वियसली बहुत कम की हुई है, बिकॉज बहुत घंटे वो निकाल देते हैं रोज़े में विदाउट स्मोकिंग। सो दिस इज़ प्रॉबली द बेस्ट टाइम, अगर आपने सोचना है कि आप स्मोकिंग गिव अप कर देंगे, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट। और जितना हम बहुत सेहत की बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसमें जो स्मोकिंग आपके लिए हेल्थ हैजर्ड्स कॉज करती है और जितना मेजर किलर है वो, आई थिंक इट वाज, मैं सोच रही थी कि वो पहला मैसेज तो मैंने, नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो प्लीज़ ज़रूर कंटिन्यू करें। अगर कोई चाह रहा है कि वो स्मोकिंग क्विट करे और वो रोज़े रख रहा है, द बेस्ट टाइम टू बिगिन। एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा ये है कि रमज़ान में बिकॉज़ हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स होते हैं जिसमें हमने खाना है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस विंडो ऑफ ईटिंग के अंदर हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें खाने की, और वैरायटी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें हेल्दी खानों की। क्योंकि कई मरतबा ये होता है कि सहरी के अंदर या इफ्तारी के अंदर लोगों के कुछ फेवरेट चीज़ें होती हैं जिसके साथ वो मोस्ट कंफर्टेबल होते हैं, और वो वही एक अपना पैटर्न बना लेते हैं। तो उन लिमिटेड आवर्स में आपने हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, हेल्दी प्रोटीन्स तीनों लेने हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसमें खाने कौन से इंपॉर्टेंट हैं? सहरी के लिए तो आप वो खाने खाएंगे जो आपको भूख से और प्यास से दूर रखें। जी, सबसे पहले तो एक चीज़ आ गई योगर्ट। अब आप योगर्ट की बात करें, अगर आप लस्सी या लबन की बात करें, तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि जो लोग वो डेली ले रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि वो लो फैट की तरफ जाएं, क्योंकि जो डेयरी है उसके अंदर जो फैट्स होते हैं ज़्यादातर वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और वो दिल के लिए और जो कुछ मेजर क्रॉनिक डिजीज़ के वो कॉज करते हैं उसको। तो अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर लो फैट योगर्ट। और उसके अंदर, या अगर आप लस्सी सुबह ले रहे हैं, एक तो नमक बहुत कम रखें बिकॉज नमक प्यास लगाएगा। प्लीज़ उसके अंदर चीनी मत डालें, बिकॉज अगर आप अपने दही में या अपने जो भी आप ड्रिंक ले रहे हैं डेयरी बेस्ड, उसमें चीनी मिला देंगे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा बल्कि वो हेल्थ हैजर्ड बन जाएगा। सॉरी टू कट यू, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग चीनी का कोई सप्लीमेंट यूज़ कर लेते हैं। आई डोंट वांट टू यूज द नेम, आर्टिफिशियल स्वीटनर या फिर लेट्स से स्टीविया एंड ऑल, तो क्या वो चीज़ कर सकते हैं या फिर वो भी हैजर्डस? देखिए, उससे बेहतर है, मैं ये कहूँगी कि अगर आप लेट्स से आप खजूर ले लें थोड़ी सी, और उसको आप प्योरे करके रख लें, या उसकी जैसे या एप्पल सॉस बना लें, खजूर की डेट सॉस, स्ट्रॉबेरी सॉस अपने घर के अंदर बना लें, उसमें कोई शुगर नहीं ऐड करें, तो वो आपको नेचुरल स्वीटनर्स भी मिल जाएंगे और वो डैमेजिंग नहीं होंगे बिकॉज वो आपने फ्रूट या डेट से बनाया है। ठीक है। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि ये हम सहरी और अफ्तारी में कितनी डेट्स ले सकते हैं? देखिए, डेट बहुत न्यूट्रिएंट रिच है, बट उसके अंदर कैलोरीज होती हैं, तो अगर, लेकिन उसमें बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स और फाइबर होते हैं जो आपको स्पेशली रमज़ान में चाहिए, तो उसका क्वांटिटी तो आप लिमिट ही करें, मतलब 1 या 2 डेट्स आर इनफ आई थिंक। लेकिन ये है कि आपने वो डेली ले रहे हो ना, तो वो फिर ये है कि तो पोर्शन कंट्रोल के साथ आप लें, उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं डेट्स के। ठीक है। एक और चीज़ है, मैं सवाल छोड़ते जा रही हूँ, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे देन हम वापस आते हैं। सवाल ये है कि इसके अलावा जो वो हम मशरूबात पी लेते हैं ना, और साथ में खजूर भी खा लेते हैं, दो चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, हमने कुछ स्लाइड्स भी बनाई हैं जिसमें डेली वो रूटीन की चीज़ें जो कि आपकी होती है इफ्तार के दस्तरखान पे, लेकिन ये जो दस्तरखान है उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं और आपको क्या ये डेली बेसिस पे लेनी चाहिए या नहीं, ये हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस। नया दिन रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज जो है वो रिवायत के हिसाब से महकिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि हमारी पहली डील हो चुकी थी कि आज वो वहीं बैठेंगी। मैंने सोचा इतनी सारी खवातीन यहाँ पर मौजूद है, मुझे इनके दरमियान रहना चाहिए और आपको आज किचन में भेजना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है ना। ये इम्तियाज भी नहीं होना चाहिए कि हमने मतलब किचन को सिर्फ खातीन के लिए करके महदूद करके रख दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे कुकिंग एक्सपर्ट और बहुत अच्छे शेफ़ ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद है। ज़ुबैर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? तो बगैर किसी तवक्कुफ़ जल्दी बताएं क्या बना रहे हैं? आज मैं बना रहा हूँ, आज एक्चुअली रमज़ान में जो है ना बहुत कॉमन है कि पकौड़े और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े और बहुत सारे ऐसे पकवान हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो मैंने आज थोड़ा सा मेन्यू जो है वो चेंज किया है। तो मैं 2 चीज़ें बना रहा हूँ आज। एक तो है ग्रिल्ड
चिकन सैंडविच, ग्रिल्ड चिकन सैंडविच, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है कोरियन फ्राइड चिकन, कोरियन फ्राइड चिकन। ओके, सो इट्स ऑल द चिकन डे टुडे। तो इसमें पहले तो आप ग्रिल्ड फ्राइड चिकन और कोरियन, पहले हम बनाएंगे कोरियन फ्राइड चिकन। कोरियन, अच्छा, कोरियन फ्राइड चिकन के लिए मैंने यहाँ पे जो है अराउंड 300 ग्राम के करीब जो है चिकन ले लिया, ठीक है। और उसके आपने जो है इस तरह से स्ट्रिप्स बना लेने हैं और इसके पतले पतले पार्चे बना के इसको थोड़ा सा हैमर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैं मैरिनेशन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है सोया सॉस अराउंड 2 खाने का चमचा, ठीक है। ये चिकन कितनी है? ये चिकन है 300 ग्राम, 300 ग्राम, ओके, ठीक है। और इसकी मैं शामिल करूँगा, यहाँ पर मेरे पास है, ये है गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास घर पे जो है पिसा हुआ लहसुन अदरक मौजूद है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, सब तो यू, ठीक है। इसके साथ मैं यहाँ पे शामिल करूँगा ये है अदरक का पाउडर, ठीक है। अच्छा, जितने भी फास्ट फूड के आइटम्स हैं उसके अंदर जो है ना फैसल भाई, जो पाउडर लहसुन अदरक का जो पेस्ट नॉर्मली यूज़ करते हैं ड्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं, पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ वाइट पेपर। ये है वाइट पेपर, काली मिर्च के साथ एक वाइट पेपर भी आता है, तो वो आपने पिसा हुआ शामिल कर लेना। ये मैं ½ टीस्पून शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ ये मेरे पास है थोड़ा सा, इसके अंदर जो है मैंने चिकन पाउडर जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है, ठीक है। ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें काली मिर्चें भी हैं ½ टीस्पून, ये भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। और रेड चिली और आखिर में ज़बान का तड़का, जो कि मैं थोड़ा सा इसको स्पाइसी रखूँगा क्योंकि कोरियन फ्राइड चिकन जो है थोड़ा सा स्पाइसी होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये मैं अराउंड 1 खाने का चमचा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मैं इसमें शामिल मस्टर्ड पेस्ट मुख्तलिफ ब्रांड्स का आपको मिल जाता है, आप इजीली इसको कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ये 1 खाने का चमचा है, ये मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। सही। और इसके साथ साथ ये इटालियन हर्ब है मेरे पास, ओरिगानो, ये मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ अराउंड ½ टीस्पून के करीब, ठीक है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और ये है, ये भी फ्रेश पार्सली है, अगर आप ड्राई पार्सली है, फ्रेश पार्सली अगर आपको मिल जाए तो वो आप चॉप करके वो भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। वरना ड्राई पार्सले में चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास सॉल्ट, ये भी मैं शामिल कर देता हूँ इसमें, ठीक है। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप अपने हिसाब से हस्बे जायका इसमें शामिल कर सकते हैं। खाने का चमचा मैं इसमें शामिल करूँगा डालडा, जी बिल्कुल, कुकिंग ऑयल का, डालडा कुकिंग ऑयल का, ठीक है। ये मैं इसमें 1 खाने का चमचा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सब शामिल करने के बाद अब इसकी मैं कर लूँगा अच्छे से मिक्सिंग। अच्छा, ये तो हो गई फैसल भाई चिकन की मैरिनेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके साथ अब इसकी हम ब्रेडिंग करेंगे। ब्रेडिंग से मुराद मेरे पास यहाँ पे मौजूद है मैदा, ठीक है। अराउंड ये भी 400 ग्राम के करीब मेरे पास मैदा मौजूद है। अच्छा, इसको मैरिनेट करके कितनी देर तक रखना है? ये अगर 2 दिन तक 3 दिन तक हो तो बहुत अच्छा है, मसाला अंदर तक चला जाता है, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ में मैंने शामिल नहीं की है, इसमें सिरका आप या फिर लेमन का जूस है, वो भी आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। फिर अगर आपको नहीं वो सिट्रस, हाँ, अगर आप एलर्जी है, पसंद नहीं है तो एलर्जी यू कैन, यू नो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मिक्स। ये मैरिनेशन मैं इसको थोड़ा सा कर दूंगा साइड पे, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा जो हम कोटिंग करेंगे मैदे की, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही स्पाइसेस जाएंगे जो कि मैंने चिकन में शामिल किया है। ½ टीस्पून जो है मैं इसमें वाइट पेपर का शामिल कर देता हूँ, ये मेरे पास मौजूद है। ओके, तो जब तक आप ये डाल रहे हैं तो एक तो डालडा में हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है दस्तरखान पे अगर ठंडी कोक हो जाए तो क्या ही मज़े वाली बात है। तो कोका कोला जो है वो रमज़ान को कर रहा है सेलिब्रेट, यानी कि वो लम्हात जो रमज़ान को मनाते हैं ख़ास, और वो ख़ास यानी कि होते हैं मैजिक। तो रमज़ान का असल मैजिक है साथ होने में। तो इस रमज़ान कोका कोला में बेहतरीन रमज़ान गुजारने की तरकीब भी बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैजिक वहीं होता है जहाँ अपने सारे साथ होते हैं, जैसे कि हम साथ सारे बैठे हुए, और इसके साथ साथ मैदे के साथ भी सारे मसाले हो गए, यहाँ भी मैजिक क्रिएट होने वाला है। सेम वही मैरिनेशन है जो कि आपने चिकन के अंदर किया है। इसमें थोड़ा सा मैं ये ओरिगानो जो कि इटालियन हर्ब है, मैंने मेंशन किया आपको, राइट, ठीक है। और थोड़ा सा और ये आ गया आपका आखिरी में ड्राई पार्सले आ गया। तो जनाब आली, महक आप देख रही हैं कि आज कोरियन जो चिकन है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनने वाली है, और हमारा स्टोव भी हो चुका है ऑन। तो जब इसमें डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो भी आ चुका है, फुल मैंने कर दिया। चलें, तो जब तक हम अपने पहले स्टेज पे आते हैं, ओवर टू यू।
और हम यहाँ पर बैठ के ना सब बड़े मज़े से सुन रहे हैं ज़ुबैर की रेसिपी। आपा भी एग्री करेंगी मेरे से, डॉक्टर साहिबा भी एग्री करेंगी और फ़ायज़ा आप भी एग्री करेंगी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम मर्दों में देखें ना कि मर्द हज़रात किचन में मौजूद है, तो भाई आप अगर अपने घर में ख़वातीन का हाथ बटा रहे हैं तो उसमें कोई मज़ाइका नहीं है, या आपका भी हक़ है, दस्तरखान पे आप भी मौजूद होते हैं खाने के लिए। लेकिन दस्तरखान पे जो जो चीज़ें मौजूद होती हैं, इफ्तार में हो या फिर सहरी में हो, उसकी कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, और वो कैलोरीज आपके अंदर जाके कितनी तबाही मचा देती है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप ईद पे ही कह रहे होते कि यार पूरा रमज़ान तो रोज़े रखे लेकिन फिर भी मोटे हो गए हैं। तो ये प्लीज़ सोचें कि आपने रमज़ान में खाया क्या है, खाने पे बड़ा फोकस करें। सो डॉक्टर साहबा आपकी तरफ आती हूँ, हमने स्लाइड भी तैयार की, मैं चाहूँगी कि अगर हम वो स्क्रीन पर दिखा सकें और हम उसकी जो कैलोरीज जो हम गेन कर रहे हैं वो अगर हम उसको मेंशन करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम चना चाट खा रहे होते हैं, समोसा खा रहे होते हैं, हम पिज्ज़ा खा रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, बट हम ये सोचते ही नहीं हैं कि ये जो चीज़ें खाने से हमें कितनी कैलोरीज ऐसी हैं जो कि हम खा सकते हैं। चले जी, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं पोटैटो समोसा। जी, आलू वाला समोसा खाने से कितनी कैलोरीज ऐसी हैं जो कि हम गेन करते हैं? वो कैलोरीज है 100 से 300 कैलोरीज जो है पर ग्राम, जो है जो हमारी 100 ग्राम कैलोरीज होती है। वो हमारी बॉडी आप कह रही थी कि कैलोरीज तबाही मचाती, कैलोरीज तबाही नहीं मचाती हैं, वो जो कैलोरीज आप बर्न नहीं करते ना वो तबाही मचाती है। लेकिन आजकल होता है ना डॉक्टर साहब, हम नहीं उसको ध्यान देते, हम कहते हैं ओके ठीक है 1 2 3 समोसे खा लिए तो बस ठीक है ना, 3 ही तो खाए हैं। जी देखिए, रमज़ान में प्रॉब्लम ये है कि लोग और ज़्यादा हमारी कौम वैसे ही हम ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स हैं हमारे, ज़्यादा मूव अराउंड नहीं करते। रमज़ान में उससे भी कम मूव करते हैं। तो अगर आपका वेट गेन या लॉस की बात करें, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ कैलोरी डेफिसिट और अ कैलोरी एक्सेस, चाहे वो कैलोरीज अच्छी भी हों, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और अपनी कैलोरीज आप उतनी ही ले रहे हैं जितनी रूटीन में ले रहे थे, इवन देन आप वेट गेन करेंगे, ठीक है। तो रमज़ान में एक तो प्लीज़ ये कोशिश करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म मत कर दें। उसमें यह है कि मे बी आप अफ्तारी के 2 घंटे के बाद जब आपने डिनर कर लिया, उसके बाद आप आधे घंटे की वॉक कर लीजिए, दैट इज़ पॉसिबल। अगर किसी को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 10-10 मिनट के आप दिन में 3 बाउट्स कर लें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें 10 मिनट से कम नहीं हो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर ये है कि जो आपकी रूटीन है, यू कैन मूव अराउंड द हाउस, आप अपने काम कर रहे हैं, आपने गाड़ी पार्क किया, आप वॉक करके ज़रा दूर कार पार्क की तरफ बजाय ड्राइवर को कॉल करें कि गाड़ी ले आए। आप एलिवेटर की बजाय अगर थोड़ी फ्लाइट्स हैं आप स्टेयर्स यूज़ कर लें, तो उससे भी फिजिकल एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। ये तो हमने आलू का समोसा बताया ना। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम आपको डिश दिखा रहे हैं उसके कितने ग्राम में कितनी कैलोरीज होती हैं? चिकन समोसा आ जाए, अगर आलू आपको पसंद नहीं है, चिकन समोसा आलू वाले समोसे से थोड़ी कम है लेकिन है फिर भी 235। अच्छा, मैं चाहूँगा इसके साथ साथ इसका जो कॉम्बिनेशन होता है चिकन समोसे के साथ, अगर रोल ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कैसे सकती है इफ्तारी? तो 225 कैलोरी भाईजान 100 ग्राम में ये भी है नहीं, एक आप अगर देख लें तो उसमें ये आ रही होती है। सो लेकिन इसके साथ साथ अगर हम वो वाली आपको डिशेस दिखाएं जो जिसमें फेवरेट है और उसमें कैलोरीज थोड़ी कम है, तो उसमें आती है पहले चना चाट। एक कंट्रास्ट है, कहाँ 235 कैलोरी, कहाँ 145 कैलोरी। अच्छा, वैसे फैसल डाइट में चना चाट भी आपको रेकमेंड करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट हम पहले देख लें। और एक और चाट भी है जो चना चाट नहीं खा रहे, और वो है बीन्स, मिक्स बीन्स चाट, जिसमें 100 ग्राम से 130 कैलोरी और कम हो गई। और आप मतलब तकिया क्यों करना है, आखिरी भी दिखाई चाट, वो तो आम है ना, चाट भी होती है ये 100 ग्राम में 50 कैलोरी, लेकिन ये बगैर चीनी वाला है। अगर इसमें आप डाल देना चीनी तो फिर ये कहाँ मामला चले जाएंगे। तो मुझे ये बताइए अब कि कहा ये जाता है, बहुत एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं वर्कआउट करें ये वो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट ये नहीं आता कि यहाँ का वर्कआउट करें ज़्यादा, इसको बंद कर लें। वो 70-30 वाला रेशियो होता है। तो जहाँ हम इतनी ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, अगर हम अपना शिफ्ट करें थोड़ा सा इस साइड भी कि जो इतनी हाई कैलोरिक नहीं होती हैं, तो ये भी हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। अच्छा, एक तो आप ये डायरेक्टली हमने देख लिया कि जैसे जो डीप फ्राइड आइटम्स हैं, इनके अंदर कितनी ज़्यादा कैलोरीज हैं। अगर आप एक बहुत अच्छी चीज़ जिसको फ्रूट चाट कहते हैं, उसमें आप फ्रूट जूस ऐड कर दें या शुगर ऐड कर दें, तो उसके बेनिफिट्स आपने, या क्रीम ऐड ना करें प्लीज़, उसकी जगह दही ऐड कर दो भाई, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ हो गई।
दूसरी चीज़ यह है कि अदर देन जस्ट द फैक्ट कि आप वेट गेन कर रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर क्या वो हैवॉक क्रिएट कर रहा है। एक चीज़, जब आप डीप फ्राइड या फ्राइड चीज़ें खाते हैं, आप बहुत मीठी क्रीमी चीज़ें और डिज़र्ट्स खाते हैं, आप ज़्यादा सॉल्ट वाली बाहर की बहुत चीज़ें खाएंगे, वो हमेशा बहुत हाई इन सॉल्ट होंगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, सहरी में भी खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, बजाय कि आप होल ग्रेन चपाती खा लें या आप स्टील कट ओट्स खा लें, ठीक है ना। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको हार्ट बर्न का प्रॉब्लम होगा, जिससे डिस्पेप्सिया या एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, डायबिटीज़ का इशू हो सकता है। उसके बाद आपको कार्डियक डिजीज़ डेवलप हो सकती है, फैटी लिवर डिजीज़ डेवलप हो सकती है अगर आप फाइबर नहीं ले रहे हैं। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं मेक करना चाह रही हूँ। ये इन चीज़ों में जैसे रोल्स हैं, समोसाज हैं, इन सब में हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश करें, और वन ऑफ द बेस्ट वेज टू टेक फाइबर इज़ कि आप अपना होल ग्रेन डाल दें इंस्टेड ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका डेली फाइबर जो इनटेक है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये चीज़ें खा रहे हैं तो आप फाइबर की क्वांटिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन अगेन, बिकॉज आपकी डाइटरी हैबिट्स चेंज हुई हुई हैं। रमज़ान में आपका फ्लूइड इनटेक कम हुआ हुआ है, आप रिफाइंड कार्ब्स पे रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हैं। एक और चीज़ जो हम लोग भूल जाते हैं वो ये है कि हम सैलड, इनफ सैलड नहीं इनकॉपरेट करते, इनफ वेजिटेबल्स नहीं इनकॉपरेट करते अपने सहरी अफ्तारी के अंदर। सहरी में ओके, समबडी सेज कि थोड़ा मुश्किल है, टाइम कम है, फिर भी आप फ्रूट तो फिर भी ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप ओट्स ले रहे हैं या कोई भी होल ग्रेन का सीरियल ले रहे हैं, उसमें आप डाल सकते हैं, या योगर्ट के अंदर आप मिक्स करके खा सकते हैं। क्यूकम्बर डाल लें आप, जो बैंगन है वो ले लें, जुकीनी ले लें, मैश करके योगर्ट में मिला के ले लें। बिकॉज एक चीज़ याद रखें कि आपकी जो फ्लूइड इनटेक है ना, उसकी 20% नीड खाने भी पूरी करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी ले क्या रही है, क्योंकि हम सिर्फ खाने पे ध्यान देते हैं। हाँ, फ़ायज़ा हमारे साथ मौजूद है। फ़ायज़ा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। मैं चाहूँगी एक नातिया कलाम अगर आप सुना दें। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, मोहम्मद ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, तो कैसे डूबेगा मेरा सफीना। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, और मैं गुलामे गुलामाने हैं मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मिदहते मुस्तफ़ा की बदौलत, मिदहते मुस्तफ़ा की बदौलत, आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। तर जाने दे अपनी रहमत के समुंदर में, उतर जाने दे बेठिकाना
बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। सूए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा, सूए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा, बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे। मौत पर मेरी, मौत पर मेरी, शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क अपने कदमों, प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। रोक रिज़वान ना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर, रोक रिज़वान ना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर, ये मोहम्मद का, ये मोहम्मद का है मंजूर नज़र जाने दे, ये मोहम्मद का है मंजूर नज़र जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे। सुभान अल्लाह। और इसी बीच में सरिश ने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आज जो हमारा मौजू है दीन इस्लाम में औरतों का मकाम और मर्तबत, और जैसे कि ब्रेक से कबल हमने एक छोटी सी बात की थी, उसको आप ज़रा सरबत आप बड़ा करते हैं कि ना सिर्फ ज़िंदा रहने का हक़ दिया, बल्कि सांस लेने से लेकर मर्द के शाना बशाना खड़े होने तक, इल्म हासिल करने से लेके अलग मिल्कियत के हुकूक तक, सब के सब जो है वो इस्लाम ने दिए। मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो यह है कि इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दिया, मकाम दिया, मर्तबा दिया, वक़ार दिया। अच्छा, परवरदिगार आलम की जानिब से, मज़हब इस्लाम की जानिब से जो औरत को इज़्ज़त, मकाम, वक़ार और मर्तबा दिया गया, इसमें इल्म हासिल करने की ताकीद, तरगीब, नसीहत दी गई।
जहाँ जहाँ कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने मर्दों को मुखातिब किया, वहाँ वहाँ पर औरतों को मुखातिब किया। जिस तरह से ईमान लाने वालों को मुखातिब किया गया, वहाँ पर ईमान लाने वालों को भी मुखातिब किया गया। विरासत में जिस तरीके से बेटा अपने बाप की विरासत का हिस्सेदार है, बिल्कुल वैसे ही बेटी को भी विरासत में से हिस्सेदार करार दिया गया। तो जितना मर्तबा और मकाम औरत को मज़हब इस्लाम ने दिया है, हमें उसकी कोई नज़ीर तारीख़ आलम में नहीं मिलती है। बेशक। अच्छा, और ये ख़ास तौर पे उनके लिए पैगाम है। एक तो ये कि जिस तरीके का पिछली एक दहाई में आपको पता है कि उन ममालिक में जहाँ पे ख़ातीन की तालीम को अच्छा नहीं समझा जा रहा था, उस नज़ीर को लेके जो मगरिब है उसने हमारे दीन के हवाले से एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी तस्वीर बना ली कि जिस पे उन्होंने मलाइन करना शुरू कर दिया कि जी आपके यहाँ तो ये अलाउड नहीं है और देखें इस तरीके से। तो ये आप पैगाम ये जाना चाहिए कि अगर आपको किसी मज़हब को देखना है तो उस मज़हब को देखें, ना कि उनको देखें जो उनको नहीं कर पा रहे फॉलो। फैसल, सबसे बड़ी बात यह कि आपको अपनी अच्छी तस्वीरें दिखानी चाहिए, अपनी अच्छी तस्वीरें, अच्छी मिसालें, रोशन मिसालें दिखानी चाहिए। जब आप रोशन मिसालें दिखाएंगे तो उसमें आप दूसरों तक जब पोर्ट्रेट करेंगे अपनी तस्वीर को, तो उसमें मैं हिजाब करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप यकीन कीजिए कि मुझे कभी, मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर जाती हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, मुझे कभी मर्दों की तरफ से बुरे रवैये का कोई एहसास नहीं होता। तो ये हिजाब, ये पर्दा, औरत का वक़ार, ये किसी सूरत से भी औरत की तरक्की में हायल नहीं है। तो हमको अपनी रोशन मिसालें दिखानी चाहिए और हमें अपनी बुरी मिसालों को अच्छा, मक्खी का भी तरीक़ा यही होता है कि वो ज़ख्मों पर बैठा करती है, ठीक है। वो बुरे लोग जो होते हैं बुरी चीज़ों को हाईलाइट किया करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो बुरे लोग बुरी चीज़ों को हाईलाइट किया करते हैं, लेकिन इस्लाम के आला उसूल, इस्लाम के रोशन उसूल और इस्लाम के ज़र्री उसूल क्या हैं कि चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे और आंगन में हुई बात को कुरान बना दे, हबशी को कभी वाकिफ़ सुबहान बना दे, दरबान पे राज़ी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आपा, रमज़ानुल मुबारक का महीना और जैसे आज हम ख़वातीन के हवाले से बात भी करें, मैं चाहूँगी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन के हवाले से नसीहत आप ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी जो बहनें, माएँ, बेटियाँ हमें घर बैठे देख रही हैं वो भी सुन पाएँ। और दूसरा ये कि स्पेशली रमज़ान में ख़वातीन किस तरह अपनी बख्शिश करवा सकती हैं इबादत का टाइम, क्योंकि फैसल भी एग्री करेंगे, आप भी, डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे और सैरिश भी, के ख़वातीन यकीनन इसमें होती हैं कि इफ्तार के डिनर्स हो रहे हैं, पकवान में मसरूफ़ हैं, फिर बच्चों में मसरूफ़ हैं, फिर अगर वो वर्किंग वूमेन है, दफ्तर भी आना है। तो मैं चाहूँगी कि इसको भी अगर आप बता सकें। देखिए, किसी भी मकाम पर किसी भी शख्स के लिए इस्लाम ने रास्ते बंद नहीं किए हैं। अगर कोई मर्द है तो वो अपने अहलो अयाल के लिए अगर कसब माश कर रहा है तो उसके लिए वो भी इबादत है। अगर औरत अपने घर वालों के लिए खाना बना रही है, सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम कर रही है तो वो भी इबादत है। वाजिब इबादत अपने मकाम पर है, उसका मुझे भी ख्याल रखना चाहिए, आपको भी ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर औरत के रुतबे को बताया, उम्महातुल मोमिनीन के दरजात को, मकाम को बताया, अपनी प्यारी बेटी शहज़ादी कौनैन बीबी फ़ातिमा ज़हरा के मकाम और मर्तबे को बताया, और एक आम औरत को जो मज़हब इस्लाम ने मकाम और मर्तबा था। और ये इस औरत के लिए कोई आगे बढ़कर निकलने पर, घर से बाहर काम करने पर पाबंदी नहीं है। हम देखते हैं कि सहाबियात ने जंगों में हिस्सा लिया है, वो ज़ख्मियों को पानी पिलाया करती थी। बिल्कुल ऐसे ही जब कभी वक्त इम्तहान आ गया तो आपने देखा है कि करबला के वाक़े के बाद जनाब ज़ैनब कूफा और शाम के बाज़ारों में खुतबात इरशाद फरमाती हैं, दरबार यजीद में खुतबात इरशाद फरमाती हैं, लेकिन अपने वाजिबात का ख्याल रखते हुए। और जब अपने वाजिबात ख्याल रखते हुए आप अल्लाह के अहकामात की, अल्लाह के रसूल के अहकामात की तामील करते हैं तो फिर आप देखिए कि आपके काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं, एक डिसिप्लिन पैदा हो जाता है। और बड़ा ज़रूरी है, औरत का काम भी यही है कि अपनी ज़िंदगी में और जिससे जुड़े लोग हैं उनकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन पैदा करे। आप बेहद शुक्रिया मौजूद थी और जिस खूबसूरत टॉपिक पे आज हमने बात की, आपने क्या खूबसूरत तरीके से बयान किया। डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, सैरिश भी हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा लाहौर का रुख करते हैं, जिसका इलाका है ग्रीन टाउन, जहां पर आइस नशे की लत ने एक और घर बर्बाद कर दिया है। बेटे ने माँ, बाप, बहन और भांजे को कत्ल कर दिया है। 4 जाने लेने के बाद मुलजिम ने ससुराल जाकर अंधाधुंध फायरिंग की और ससुर और खाला सास की जान ले ली। 6 अफराद का कातिल असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करते हैं। आइस का नशा इतना सर चढ़ा के आंखों में खून उतर आया। बेटे ने मुअम्मर माँ बाप कत्ल कर दिए, बहन और भांजे की जान भी ले ली। वाकया ग्रीन टाउन में पेश आया। अपने घर में खून की होली खेलने के बाद मुलजिम ससुराल जा घुसा, अंधाधुंध गोलियां चलाईं। ससुर और खाला सास जाँ बहक, जबकि सास जख्मी हो गई। ये नशे में पागल आया, घर पैसे मांगे और वालिद साहब इसका हाजी नमाजी बंदा है, उसने पैसे नहीं दिए और पैसे ना मिलने की हालत पे इसने ये सब कुछ किया। 5 बेटियों में एक अकेला बेटा ये वकूआ करके गया। 6 अफराद की जान लेने के बाद मुसल्लह मुलजिम आबिद को इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश में लर्जा खेज वारदात की वजह मकतूलीन का मुलजिम को आइस नशे से रोकना सामने आया है। ये ड्रग एडिक्ट भी था मुलजिम और इसकी हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं। वेपन ऑफ ऑफेंस हमने रिकवर कर लिया और मजीद हम तफ्तीश के बाद हम आपसे शेयर करेंगे। पुलिस की जानिब से हतमी वजूहात और हकायक जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जहांगीर भी होंगे और इसके साथ साथ कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया। जहांगीर, सबसे पहले आपकी तरफ पे आऊँगा, क्या मामलात हुए हैं ये, ख़ास तौर पे ये जो वाक़या पेश आया है, इतनी ये अफसोसनाक ये सूरत हाल है जहाँ पे अपनों परायों में फ़र्क नहीं, माँ बाप को मार देता है एक शख्स, भांजे को मार देता है और 6 लोगों की जान ले लेता है। कहाँ से आ रही है इतनी मनशियात शहर लाहौर में? जी जहांगीर, आपको आवाज़ आ रही है? जी फैसल, अपना क्वेश्चन जो है वो दोबारा रिपीट कीजिएगा। जहांगीर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतना अंदोनाक के वाक़या है, शख्स फायरिंग कर देता है, अपने ही घर वालों की जान ले लेता है, 6 अफराद, तो कहाँ से आती हैं इतनी मनशियात शहर में? जी फैसल, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इसी नौयत के कई वाक़यात इससे पहले भी लाहौर शहर में रिपोर्ट हो चुके हैं, जहाँ पर नशे के आदी बेटे, भाई या किसी भी करीबी रिश्तेदार ने अपने दीगर जो अजीज़ो अकारीब हैं, जो खूनी रिश्ते हैं, उनका कत्ल किया। और महज उसकी वजह ये थी कि या तो मकतूलीन जो हैं नशे के इस आदी शख्स को नशा करने से रोकते थे, मना करते थे, या उस पर पाबंदियाँ लगवाने की कोशिशें करते थे। हत्ता कि ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जिनमें सगे बेटे ने अपनी माँ को कत्ल किया है, सगे भाई ने अपनी बहन को और अपने बाप को कत्ल किया है। आज जो वाक़या पेश आया है, इसमें भी एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो हैं उनको आइस नशे के आदि कत्ल कर दिया है। और वजह महज इतनी है कि ये तमाम अफराद जो हैं इस मुलजिम आबिद को नशा करने से मना करते थे, इसको रोकने की कोशिश करते थे। मुलजिम ने अपने वालिद से पैसों की रकम का मुतालबा किया, क्योंकि उसको नशे के लिए रकम दरकार थी, और इनकार पर उसने पहले अपने वालिद को मर्डर किया, अपनी वालदा का कत्ल किया, बहन और भांजे का कत्ल करने के बाद अपने ससुराल जहाँ पहुँचा और वहाँ जाकर अपने ससुरालियों पर भी फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर उसका ससुर और उसकी खाला सास जो है वो जाँ बहक हुए। पुलिस का इस हवाले से ये कहना है कि शहर में नशे की जो तलब है उस पर पुलिस का कंट्रोल नहीं है। जो मंशियात फरोश छोटे लेवल पर मंशियात फरोशी करते हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर शहर के अंदर जो मंशियात की तरसील है उसके हवाले से दीगर जो जिम्मेदार इदारे हैं उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि नशे की इस तलब को भी कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं जिनमें नशा जो है वो मंशियात के जो आदी लोग हैं उन्होंने खुद से तैयार करने की कोशिश की है। मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पे जो इजीली अवेलेबल मेडिसिन है उनको लेकर फार्मूला तश्कील दिया और नशा तैयार करके वेरी अलार्मिंग कि अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो आप खुद ये तैयार कर रहे हैं, तो इसकी रोकथाम तो फिर बहुत ज़रूरी है और उसके लिए फिर कोई हाई लेवल्स पे जाके आपको प्लानिंग करनी है। साथ रहिएगा, सैयद जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद हैं। सर, जो सवाल मेरे को एंकर ने हमारे रिपोर्टर से पूछा, मैं वही सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि ये इतनी मिकदार में आता कहाँ से, और आपका दिमाग ऐसा हो जाता है कि आपको समझ नहीं आती कि आगे आपके माँ है, बहन है, बेटी है, बाप है, और फिर जो जहांगीर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर नहीं मिल पा रहा कहीं से भी आपको नशा, तो आप फिर उसको खुद तैयार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। और ख़ासकर जो आज का ये वाक़या है लाहौर में, ये बड़ा ही दिल खराश वाक़या है, जिसने
सब जितने भी अफराद जो माशरे में रह रहे हैं उनके रोंगटे खड़े कर दिए। इससे पहले भी जहांगीर ने बिल्कुल ठीक कहा कि लाहौर में पिछले साल और इस साल के शुरू में बहुत से वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसने जो नशे के आदी ख़ासकर आइस का इस्तेमाल करने वाले, और लाहौर में नहीं बल्कि कराची और इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज सर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये काम आम है। बिल्कुल बिल्कुल आम है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आइस का नशा एक ऐसा नशा है जो आप जब इस्तेमाल उसका शुरू करते हैं, इनिशियल तौर पे आप डायरेक्ट आइस का नशा इस्तेमाल नहीं करते। आप पहले चर्च का इस्तेमाल करते हैं, चर्च के बाद आप फार्मास्यूटिकल ड्रग्स लेते हैं, उसके बाद आप अपनी बॉडी की डोज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी का लेवल जो है ड्रग्स का वो बहुत ज़्यादा उसका इन्हिसार होता है। और फिर ये जो आइस का नशा है ये आपको अर्ली डेज में, अर्ली मंथ में आपको पहले नींद नहीं आती, 30-30 घंटे आप जागते हैं, आप समझते हैं कि मैं दुनिया का एक अलग थलग शख्स हूँ, और फिर आप कहते हैं कि जी मेरे जैसा इंसान कोई नहीं है। मोस्टली ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट जो आप पे एजुकेशन का प्रेशर है वो इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी ऐसी फीमेल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोफेशनल हैं, जहाँ को एजुकेशन है, वहाँ आज भी लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, और कराची, इस्लामाबाद, बड़े शहर जो है पेशावर, वहाँ बच्चियाँ अपने थीसिस को मुकम्मल करने के लिए रोज़ाना 2 दिन जागती हैं, 20 से 30 घंटे। घर वालों को इस बात का एहसास नहीं होता, और हमें ये चाहिए, हमारे वालिदैन को ख़ासकर जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वालिदैन उनको चाहिए कि जिनके बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, वो रात को जागते हैं 2-2 दिन। आखिर उसकी वजह क्या है? वो देखे कहीं वो ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, आइस पानी इस्तेमाल करके तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। अब दूसरा रहा आपका सवाल कि ये आ कहाँ से रही है। देखिए, आपको याद हो मैंने आपके पहले प्रोग्रामों में भी ये बात कही थी कि ड्रग्स जो है हमारी, खासकर सिंथेटिक ड्रग्स जिसे हम केमिकल ड्रग्स बोलते हैं, अब ये आइस पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई है। लाहौर में मकामी सतह पे इसकी तैयारी हो गई है। लोग आम किचन में 2 केमिकल मिक्स करके इसको बना रहे हैं। अब ये दूसरे ममालिक से नहीं आ रही, अगरचे अफगानिस्तान साहब यकीनन ये बड़ी अहम बातें हैं, लेकिन मसला यही है कि शायद छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग पकड़े जाएं, लेकिन एक तो प्रॉब्लम यह है कि बड़े माफिया पे कोई हाथ नहीं डालता, क्यों? और दूसरा मसला ये है कि अब तो वो गलियों कोनों खदरों में या जामियात में मिलना भी एक आम सी बात हो गई है, उससे भी बढ़ के ऑनलाइन मिलना जो है शुरू हो गई है। ये बड़ों पे हाथ क्यों नहीं डलता? तो देखिए, इसके लिए ना एक स्ट्रेटजी, एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। देखिए, मैं तो ज़्यादा डिमांड रिडक्शन पे काम करता हूँ, लेकिन सप्लाई रिडक्शन पे भी मेरा फोकस रहता है, और मैं सप्लाई रिडक्शन की बहुत सी मीटिंग को अटेंड करता हूँ, लेकिन कुछ जामे और कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी नहीं है। अब मैं उसकी मिसाल देता हूँ। हमारे मुल्क में 2 बड़े इदारे, एक पुलिस है और एक एंटी नारकोटिक्स फोर्स है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो वो इदारा है जिसने, मैं कह सकता हूँ, मनों के नहीं टनों के हिसाब, आप रोज़ाना देख लें, मनों के हिसाब से वो पकड़ते हैं, मुख्तलिफ एयरपोर्ट से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शाहराओं से। अब जो क्वांटिटी के हिसाब से ANF काम कर रही है, लेकिन पर्चे या FIR के हिसाब से पुलिस वो अपना लॉन्च करती है। लेकिन मसला ये है कि ये इस कारोबार में, इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मार्जिन इतना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग आसानी के साथ नए लोग इस कारोबार में लेकिन सही जुल्फ़िकार साहब, अगेन वही बात कि जो बड़े इसमें मुलव्विस हैं, उन बड़ों के ऊपर भी कोई बड़ा मौजूद होता है जिसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चेन है जो कि हमारे मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। बेहद शुक्रिया, मौजूद है जहांगीर, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद हो। इस चीज़ को कवर करना, इस चीज़ को पकड़ना, इस चेन को ब्रेक करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ। मैं चाहूँगी जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ज़रूर उन्हें ये बताएं कि एक तो ज़ाहिर है, जैसे आपने स्मोकिंग के हवाले से बताया कि ये छोड़ने का बेहतरीन महीना या टाइम पीरियड है। इसके साथ साथ इससे पहले हमने वो स्लाइड्स चलाई थी, समोसाज, चना चाट, तो ये एक सवाल भी आया था कि अगर आपने एक समोसा खा लिया, ये 2 समोसे खा लिए, देन आप कितना ब्रेक ले सकते हैं अगला समोसा की मील लेने में, या फिर आपको कितनी वॉक करनी है? अच्छा देखिए, जो भी कैलोरीज बर्न करने का है ना, वो डिपेंड करता है आपका बॉडी वेट क्या है और आपकी जो भी आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, वो आप किस इंटेंसिटी की कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक रफ ऑन एन एवरेज देखें तो आपको बेसिकली 1 मिनट में अगर आप जॉग कर रहे हैं तो आप तकरीबन 10 कैलोरीज बर्न करेंगे,
ठीक है, सिर्फ 10 कैलोरीज एक मिनट में। तो आप इमेजिन करें आप 310 कैलोरीज का एक पोटैटो समोसा खा रहे हैं, या आप आधा घंटा दिल तोड़े हैं। अच्छा, ये तो आधा घंटा नॉर्मल आपको ट्रेडमिल बताता है कि अगर हाफ आवर आप वॉक करें 6 किलोमीटर पर आवर या उसकी, तो आपकी 300 जाती हैं। ठीक है, और उस पर अगेन वो डिपेंड करता है आपका बॉडी वेट क्या है, वो हर एक का डिफरेंट होता है। एंड देन अगेन अगर आप लेट से साइकिलिंग कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज तकरीबन आप समझें कि 6 कैलोरीज पर मिनट। अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन योर वेट, लेट से 4 to 5 कैलोरीज पर मिनट, तो इतनी कम कैलोरी, यानी कि आप इतनी एक्टिविटी करेंगे और इतनी सी कैलोरीज बर्न करेंगे। तो ये भाई आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं आप। बट अगेन मैं ये कहूँगी कि देखें, अगर आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, उसका एक कॉम्बो बना लें कि आपने 20 मिनट्स वॉक करनी है, देन जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है। ये कॉम्बो भी अगर हो जाए तो आप डेली रूटीन में बड़े फिट होंगे। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, मौजूद थे, गुफ्तगू कर रही थी। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ नए मेहमान हमारे साथ होंगे जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, किचन का भी रुख करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद, और पहले ज़रा किचन का अहवाल ले लेते हैं। जुबैर भाई, क्या कुछ बन गया है अभी? फैसल भाई, पहले डिश हमारी जो है वो तैयार हो गई है। कोरियन फ्राइड चिकन था ये? कोरियन फ्राइड चिकन। कोरियन फ्राइड चिकन है, और मैं कोरियन सॉस बना रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है और दूसरी रेसिपी भी रहती है। तो मेरे पास यहाँ पे हाफ कप के करीब जो है मायोनीज मौजूद है, ठीक है, और इसके साथ मेरे पास मौजूद है चिली गार्लिक केचप, ठीक है। ये मैं शामिल करूँगा अराउंड 5 से 6 खाने के चमचा, ठीक है, ये आप इसमें शामिल कर लें। इसमें मैं शामिल करूँगा थोड़ा सा, ये मेरे पास है गार्लिक पाउडर, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा शामिल कर रहा हूँ। और इसके साथ इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोरियन सॉस का, वो है वाइट सेसमी सीड, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगा, ये मेरे पास मौजूद है सोया सॉस, ठीक है। और उसके बाद मिक्स करने के बाद ये मैं ऊपर से जो है इसके ऊपर सर्व करूँगा, ठीक है। तो ये मैं इसको मिक्स कर लूँ, और इसके साथ जो है हम दूसरी रेसिपी जो बना रहे हैं, सही है, वो है ग्रिल्ड चिकन सैंडविच, सही है, ठीक है। ओह चलें जी, वो भी हम तो क्या फैसल ही खाएंगे इफ्तारी में, खैर हमें तो पहले ही मना कर दिया गया है। जुबैर, हम आपके पास दोबारा आएंगे। अभी एक अहम खबर है, कराची से खबर है। IIH चंडीगढ़ रोड पर स्टेट बैंक की बिल्डिंग के सामने बैंक मुलाजमीन का हफ्ते की छुट्टी खत्म करने के खिलाफ एहतजाज इस वक्त जारी है। मुजाहिरीन ने स्टेट बैंक से हफ्ते की छुट्टी बहाल करने का मुतालबा किया है, और मुजाहरे के बायस IIH चंडीगढ़ रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, इस वक्त प्लेकार्ड्स हाथों में उठाए हुए हैं, और हफ्ते की छुट्टी खत्म की गई है। वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से पहले वीक में 2 छुट्टियां आती थी, अब 1 छुट्टी मिला करेगी। उस जो 1 छुट्टी को खत्म किया गया उसके खिलाफ इस वक्त ये एहतजाज कराची के IIH चंडीगढ़ रोड पर जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है काफी मुतासिर हुई है। रिजवान आलम से मजीद जानेंगे। जी रिजवान। वज़ीर आज़म ने हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का ऐलान किया, बड़ा फैसला था, आते ही उन्होंने ये फैसला दिया सबसे पहले, और इस फैसले के खिलाफ सबसे पहले मुजाहरा भी कराची की सबसे मसरूफ तरीन शाहराह IIH चंडीगढ़ रोड पर स्टेट बैंक के बिल्कुल सामने किया जा रहा है। काफी तादाद में बैंक मुलाजमीन यहाँ मौजूद है, बहुत नो डाउट, और ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। हफ्ते की छुट्टी कह रहे हैं जो खत्म की गई है नामंजूर है, टाइमिंग भी रिवाइज की जाए। हमारे साथ मौजूद है बैंक के कुछ मुलाजमीन, हम उनसे जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले दिन में क्या ऐसा ग्लू मिला है कि जी उन्होंने 6 दिन कर दिया? हर फैसले के पीछे कोई लॉजिक होती है, कोई रैशनल होता है। क्या रैशनल है कि उन्होंने बैंकिंग तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सैटरडे को तो ऑलरेडी ब्रांचेस खुलती है, किस बैंक की ब्रांचेस नहीं खुलती है? कैश रिसीविंग वगैरह हर डील होती है। आपने पहले आप बोलते हैं 8 से आप 8 बजे ऑन करे, सही है, लेकिन हमारे टाइम को मैनेज करे, फिर आप ऑफ जल्दी करे। ऐसा थोड़ी नहीं आप 8 बजे खोलेंगे और 5:30 तक रन करेंगे। आपको इंटरनेशनल आवर्स के हिसाब से काम करना है ना। विदाउट एनी रिसर्च हमारे नए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है सो आते ही पहले दिन दौड़े लगवा दी और 8 बजे खोल दिया, वो भी रमजान के अंदर। रमजान में लोगों के लिए सहूलत पैदा करनी चाहिए। मुलाजमीन जो है वो कह रहे हैं अगर ये छुट्टी बहाल नहीं की गई, टाइमिंग रिवाइज नहीं हुई, तो ये मुजाहरे करते रहेंगे, इनका हक है, ठीक है, बिल्कुल ये कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा है पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन से भी रब्ता कर लिया बैंकों के सदूर ने, और पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन जो है स्टेट बैंक को इस हवाले से जल्द ही खत भी लिखेगी। जी
चलिए, ये तो एहतजाज कर रहे हैं। वैसे कुछ लोग माशरे में ऐसे काम सरअंजाम देते हैं जिसके समरात आने वाली नस्लों तक पहुँचते हैं। इसी तरह का एक काम कराची के इदारे विजुअली इम्पेयर्ड पीपल सपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने किया है। सऊद अहमद शेख और उनकी टीम ने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की पहली जमात से 10वीं जमात तक के कोर्स को ब्रेल में यानी नावीना अफराद के लिए पढ़ाए जाने वाले कोर्स की शक्ल में तश्कील दी है और इंटरमीडिएट का कोर्स तैयारी के मराहिल में है। लेकिन बदकिस्मती से सिंध हुकूमत इस शानदार काम को तालिब इल्मों तक पहुँचाने के लिए किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर रही है। तो इसी हवाले से हमने आज दावत भी दी है अपने स्टूडियोज़ में और वो तशरीफ़ भी ले आए हैं। हमारे साथ बहुत ही हमारे प्यारे शेख सऊद अहमद मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है इस इदारे के। सऊद, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए आप। अच्छा, मुश्किलात का तो हम बाद में जिक्र करते हैं, पहले तो मुझे बताइए कि ये काम क्योंकि आप ख़ुद, मैं ये तो नहीं कहूँगा मुश्किल से दो चार है, क्योंकि खुदा ताला अगर कोई सलाहियत नहीं देता तो वो सलाहियत आपको दुगनी करके किसी और सूरत में देता भी है और वो आज़म हिम्मत में हम देख भी रहे हैं। कब से आप ये काम कर रहे हैं? सर, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड था और मैंने आईडी स्कूल से मैंने जो है कि मैं अपना मैट्रिक इंटर कंप्लीट किया और ये सारा प्रोसेस जो है वो ब्रेल में ही होता था वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे भी हमें बुक्स जो है वो फराहम नहीं की जाती थी क्योंकि उनके पास बुक्स होती नहीं थी, उनको भी प्रॉब्लम होती थी। तो उस टाइम पे तो हम लोग किताबें हाथ से लिखा करते थे, यानी कि 6-6 महीने पहले हम किताबें लिखते थे और 6 महीने के बाद जो है उसकी प्रूफ रीडिंग में 3-4 महीने उसमें लग जाते थे। आखिर के 2 महीने होते थे। आप सोच लेंगे पूरे साल में आपके पास सिर्फ 2 महीने के जिसमें आपको पूरे साल का आपको याद करना है तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद जब मैंने इंटर कर लिया तो मेरे पास कुछ टाइम बाकी था, जिसमें मैंने सोचा कि यार कोई ऐसा काम किया जाए कि इससे जो है इस परेशानी से निकला जा सके। तो उसके बाद मैंने तकरीबन 2016 से मैंने काम स्टार्ट किया था कि जिसके अंदर मैंने ब्रेल बुक्स बनाना शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा पूरा कोर्स जो है ब्रेल का मौजूद है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं सऊद, जैसे हमने बताया भी अपने नाज़रीन को कि यकीनन आप कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें मुश्किलात होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। मैं चाहूँगी उसका ज़रूर आप जिक्र करें। जी हाँ, बिल्कुल चैलेंजेस मुझे बहुत सारे फेस करने पड़े। हमें ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना पड़ा कि जिनकी ब्रेल अच्छी हो, जिनकी जो है स्पेलिंग्स अच्छी हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके पास किताबें ही नहीं है। आप जब रीड ही नहीं कर सकते तो आप राइट कैसे करेंगे? जब आपके पास किताबें, आपको बचपन से आपने किताबें नहीं पढ़ी, आपको कहा जाए कि आप जो रिकॉर्डिंग से याद करें, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं रिकॉर्डिंग से याद करता हूँ। लेकिन जब मुझे किसी ऑफिस में भेजा जाता है कि भाई अब आपके यहाँ पे जॉब लग गई है और मेरे सामने वर्ड खोला जाता है कि आप यहाँ पे टाइपिंग करें, तो मैं कैसे टाइपिंग करूँगा जब तक मुझे स्पेलिंग लिखनी नहीं आती। बिल्कुल। तो हमें ऐसे लोगों को तलाश करना पड़ा, काफ़ी मुश्किल हुई। तकरीबन से मुझे 2 साल तो लोगों को तलाश करना पड़ा कि जो है कि नाम है जिसमें हम ये देखें कि किसकी स्पेलिंग्स अच्छी हैं, किसकी जो रीडिंग अच्छी है, किसकी प्रूफ रीडिंग अच्छी है। सही है। उसके बाद जाके जो है कि हमें किताबों का जो है वो अमल शुरू किया। अच्छा, तो सऊद भाई फिर ये मसला आ कहाँ रहा है, कहाँ एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है? ये सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया। सही है। हमने किताबें तैयार कर दी। अब जो है क्योंकि हमें मना किया गया था जब हम काम कर रहे थे, तो हमें कुछ क्या नाम है हमारे गवर्नमेंट के इदारों ने मना किया कि सर अभी आप काम ना करें, हमने ये प्रोजेक्ट किसी दूसरे इदारे को दिया है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने काम अपना जारी रखा और वो उस इदारे को तकरीबन आज से 3 साल पहले उनको काम दिया गया था, शायद 2 साल पहले दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ 1 से लेकर 5 तक का कोर्स कंप्लीट किया। उनके पास भी पूरा कोर्स मौजूद नहीं है मैट्रिक तक का। और मुझे ये भी बताइएगा कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए जो पास्ट पेपर्स होते हैं 5 साल, वो भी आपने प्रिपेयर किए? जी हाँ, बिल्कुल। उसकी जो 5 ईयर नोट्स हैं वो सिंध में इससे पहले नहीं थे, हम लोग भी हाथ से लिखा करते थे उनको, लेकिन उसको मैंने पूरे किताब की शक्ल दी कि जिसमें जो है, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ तो मैं तो सिर्फ एक या 2 किताबें लिख सकूँगा पूरे साल में, लेकिन जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो वो तो सैकड़ों की तादाद में वो किताबें निकल सकती हैं। सही है। तो उन किताबों को जो है वो हमने 5 ईयर नोट्स को कन्वर्ट किया एक इदारे के साथ मिलकर, जिसका नाम इंक्लूसिव डेस्टिनी है। ओके। तो उस इदारे के साथ मिलकर हमने इसको जो है कन्वर्ट किया था। जबरदस्त। और ये पाकिस्तान में, ये सिंध के अंदर पहली मरतबा वो हुआ था ये। ठीक है शेख साहब, और आपकी जो काविश है वो यकीनन ऐसी हैं जिनको जितना सराहा जाए उतना कम है। सबसे पहले अभी हम जुबैर की तरफ चलते हैं। जुबैर, जल्दी बता दें कितना रह गया? अच्छा, बस थोड़ा सा रह गया। कोरियन फ्राइड चिकन जो हमने ऑलरेडी बना दिया था, ठीक है। अब मैंने जो है ग्रिल चिकन सैंडविच के लिए चिकन को मैरिनेट किया है। 400 ग्राम मेरे पास चिकन था, उसमें मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर का शामिल किया, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट का शामिल किया, बल्कि मैंने पाउडर यूज़ किया, आप भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं घर पे लाके, ठीक है। उसके बाद मैंने सॉल्ट शामिल किया इसमें, ठीक है, थोड़ा सा लेमन जूस है, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने जो है पैन पे इसको ग्रिल्ड किया और इसमें थोड़ा सा सॉस लगा के ना, और उसके बाद की सैम्पलिंग करके उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा टोस्ट करूँगा सैंडविच को, एंड देन ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जारी रखिए। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की जाने पहुँचा है, और मैं चाहूँगी कि इख्तिताम जो है वो खूबसूरत नातिया कलाम जो सैरिश मैंने फरमाइश की थी वो हो जाए।
या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। माज मलका तेरी सूरत, माज मलका तेरी सूरत, आहसाना का तेरी सीरत, नबी जी माँ आहसाना का तेरी सीरत, माँ अकमला का तेरी अज़मत, तेरी ज़ात में गुम है खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई, इस गर्द सफ़र में गुम है जिब्रील अमी की रसाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम।